हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री देख ली थी, इसका फॉर्मेशन किन स्टेजेस में हुआ, क्या डिफरेंट इवेंट्स थे दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वो देख लिया था। फिर उसके डिफरेंट ऑर्गन्स देख लिए थे जिसमें हमने सुरक्षा परिषद, महासभा और सचिवालय को कवर किया था। आज हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है। कानून से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर ही यह विचार करता है। राजनीतिक झगड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा देश जो इस न्यायालय के सदस्य हों या यदि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर कोई देश चाहे कि भाई ये मामला ICJ में जाना चाहिए यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, किसी दूसरे देश के साथ उसका कोई विवाद है, उनको ये लगता है कि इसका निपटारा ICJ में होना चाहिए, तो वहाँ पर वो उसको ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद कानूनी विवाद उपस्थित होने पर उसे न्यायालय के सम्मुख पेश कर सकती है। सुरक्षा परिषद को भी अधिकार है कि कोई कानूनी विवाद उपस्थित हो तो उसे ICJ के सामने पेश कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाएं भी किसी कानूनी प्रश्न पर न्यायालय से परामर्श ले सकती हैं। व्यक्तिगत झगड़े इस अदालत में पेश नहीं किए जा सकते, सिर्फ राष्ट्रों के मध्य विवाद हैं वही वहाँ पर ले जाए जा सकते हैं। अब ICJ की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना हेग में 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान 70 अनुच्छेदों में है। इसकी स्थापना कहाँ हुई? हेग में 3 अप्रैल 1946 में। इसका संविधान है वो 70 अनुच्छेदों का है, उसमें 70 आर्टिकल्स हैं। इसमें क्या बताया गया है? न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, कार्य संचालन नियम आदि सभी आवश्यक बातें दी हुई हैं। अब न्यायालय का गठन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका गठन कैसे होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए ही न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के समान ही न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की जजों की संख्या 15 रखी गई। यहाँ पर 15 जज बैठते हैं। ये न्यायाधीश अपने में से ही एक सभापति को और एक उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। ठीक है, यानी 15 जजेस होते हैं टोटल, और अपने में से ही वो एक सभापति व एक उपसभापति कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। न्यायाधीश का चुनाव सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। न्यायाधीशों का चुनाव जाति भेद, रंग भेद और धर्म भेद के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होता है। ये व्यक्ति अपने राष्ट्र में विधिवेता के रूप में ख्याति पा चुके होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं। वही व्यक्ति चुने जाएंगे जो किसी देश में विधिवेता के रूप में जिनको बहुत ज़्यादा वो फेमस होंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अच्छे से जानते होंगे। संविधान में कहा गया है कि न्यायाधीशों का नैतिक चरित्र उच्च होना चाहिए और उनमें वे योग्यताएं होनी चाहिए जो उनके देश की न्याय संबंधी उच्च संस्थाओं के उच्च न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवश्यक हों। इतना होने पर भी यह ध्यान रखा जाता है कि एक से अधिक न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के ना हों, यानी एक राष्ट्र से सिर्फ मैक्सिमम एक ही जा सकता है। इन न्यायाधीशों को कोई राजनीतिक कार्य अथवा अन्य कोई व्यवसाय करने की आज्ञा नहीं होती। इनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है, एक बार चुने जाने के बाद भी वो दोबारा चुने जा सकते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि न्यायालय में संसार की सभी न्याय व्यवस्थाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। अब इनकी उन्मुक्तियां देख लेते हैं, यानी इम्यूनिटीज़। न्यायाधीशों को अनेक विशेषाधिकार सौंपे जाते हैं। उनको राजनयिक उन्मुक्तियां प्रदान की जाती हैं। न्यायालय के सम्मुख वादियों के प्रतिनिधि, परामर्शदाता और वकीलों को भी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की छूट दी जाती है। अब इसकी गणपूर्ति देख लेते हैं, यानी इतने तो होने ही चाहिए। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिनिमम इतने सदस्य तो होने ही चाहिए। इसका मतलब है वो है गणपूर्ति। न्यायालय के विधान के अनुसार इसमें 15 न्यायाधीशों के अतिरिक्त अस्थायी न्यायाधीश
नियुक्त करने की भी व्यवस्था है। अगर कम लगता है तो आप अस्थायी न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकते हो। इसकी गणपूर्ति 9 रखी गई है, यानी 9 तो होने ही चाहिए। फिर इसके प्रोसीजर देख लेते हैं कि यहाँ पर निर्णय कैसे लिए जाते हैं। प्रोसीजर में क्या है, न्यायालय के सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। ठीक है, बहुमत मतलब जैसे 8 हैं, 9 हैं, तो 9 का 50% + 1। ठीक है, तो बहुमत ना हो, अगर मान लो इक्वल 8 जजेस हैं, इक्वल वोट आ जाए, 4 एक पक्ष में 4 एक पक्ष में, फॉर एग्जांपल, गणपूर्ति तो 9 ही होनी चाहिए, लेकिन एग्जांपल के तौर पर अपन समझते हैं। तो फिर क्या होगा, अगर इक्वल आ गया तो सभापति का निर्णायक मत ही मान्य होगा, यानी सभापति जो वोट देगा, जो उसका मत होगा वही मान्य होगा। न्यायालय की भाषा क्या है, फ्रेंच और अंग्रेजी। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। न्यायालय अपनी कार्यविधि और नियमावली स्वयं तैयार करता है। ठीक, तो इसकी भाषाएं क्या हैं अगर पूछा जाए तो फ्रेंच एंड इंग्लिश। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। न्यायालय के सामने वे सब विवाद जा सकते हैं जिनको दोनों पक्ष उनके सामने रखना चाहें, या जिनका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अथवा किसी संधि के अनुसार न्यायालय में लिया जाना या फिर ले जाया जाना अनिवार्य हो। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुकदमों में वादी और प्रतिवादी केवल राष्ट्र हो सकते हैं, कोई व्यक्ति नहीं। ऐसे राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, अपने विवाद का निर्णय भी इस न्यायालय द्वारा करवा सकते हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को मानना पड़ेगा। सुरक्षा परिषद भी ऐसी शर्तें नहीं रख सकती जिनके कारण गैर सदस्य राष्ट्रों में असमानता या छोटे बड़े का भेद मतलब ऐसे लगे कि भाई छोटे बड़े का भेद वो कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं वही अपना विवाद वहाँ पर ले जा सकते हैं, जो मेंबर्स नहीं हैं वो भी अपना विवाद वहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर सुरक्षा परिषद कुछ शर्तें लगा सकती है, वो उनको माननी पड़ेंगी। ठीक है, और वो सारे विवाद वहाँ पर जा सकते हैं जो राष्ट्र वहाँ पर ले जाना चाहे। ठीक है, न्यायालय के विधान के मंतव्य के अनुसार मुकदमे का खर्चे का कौन सा हिस्सा गैर सदस्य राष्ट्र को देना पड़ेगा, इसका निर्णय न्यायालय करेगा। न्यायालय का निर्णय अंतिम समझा जाता है, निर्णय की अपील नहीं हो सकती, किंतु यदि कोई पक्ष समझे कि कोई आवश्यक बात न्यायालय के सम्मुख किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकी अथवा प्रत्यक्ष रूप से कहीं भूल हुई है, तब उस अवस्था में पुनः विचार के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। न्यायालय को अधिकार है कि अपना निर्णय देने के पूर्व किसी व्यक्ति, विशेषज्ञ अथवा कमेटी द्वारा मुकदमे से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में जांच करवा ले। यानी अगर कोई विवाद चल रहा है न्यायालय में, उस पर अपना फैसला देने से पहले कोई कमेटी बिठा सकते हैं, वो उस विवाद पर या फिर वो किसी व्यक्ति विशेषज्ञ को उस विषय के संबंध में जांच करवा सकते हैं। मुकदमे की सुनवाई कैसे होती है, आमतौर से सार्वजनिक रूप से होती है, किंतु न्यायालय स्वतः अथवा वादी प्रतिवादी की प्रार्थना पर बंद कमरे में भी मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। सभी प्रश्नों का निपटारा उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। यदि किसी प्रश्न पर न्यायाधीशों का मत बराबर हो तो सभापति, और अगर सभापति अनुपस्थित है तो जो सभापति का आसन ग्रहण कर रहा है उस टाइम, तो वो अपना कास्टिंग वोट दे सकते हैं, यानी निर्णायक मत दे सकते हैं। तो इसमें निर्णायक मत अगर इक्वल वोट्स आ गए तो किसका माना जाएगा, सभापति का, या फिर उस टाइम सभापति के चेयर पे अगर कोई बैठा है तो उसका। यदि निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हो तो उस अवस्था में अल्पमत वाले न्यायाधीशों को भी अपना पृथक लिखित मत व्यक्त करने का अधिकार है। मुकदमे का निर्णय खुली अदालत में पढ़ा जाता है और उस पर सभापति व रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होते हैं। साधारणतः यदि राष्ट्रीय न्यायालय की तरह निर्णय में जीतने वाले राज्य को मुकदमे का व्यय पाने का उल्लेख न हो तो समझा जाता है कि न्यायालय का विचार है कि प्रत्येक पक्ष अपना खर्चा स्वयं उठाए। मुकदमे की सुनवाई के लिए कम से कम 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी मैंने बताया था ना, कोरम 9 न्यायाधीशों का होना चाहिए। ठीक, न्यायालय का खर्च सदस्य देश देते हैं। खर्च का कितना हिस्सा किसको देना पड़ेगा, इसका निर्णय महासभा करेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में न्यायालय का बजट भी सम्मिलित रहता है और महासभा न्यायाधीशों तथा रजिस्ट्रार का वेतन भी निर्धारित करती है। यानी वेतन निर्धारण कौन करता है, महासभा, और बजट का काम भी किसका है, महासभा का। यद्यपि न्यायालय का स्थायी कार्यालय हेग में है, स्थायी कार्यालय कहाँ है पूछा जाए तो हेग में, परंतु
मुकदमे की सुनवाई दूसरे देश में भी हो सकती है। ठीक, अब न्यायालय का क्षेत्राधिकार देख लेते हैं, यानी ज्यूरिस्डिक्शन। इसका क्षेत्राधिकार 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, ऐच्छिक। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार संविधि की धारा 36 के अनुसार न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको संबंधित राज्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। ठीक है, कोई राज्य है, कोई विवाद लेके जा रहा है तो वो उन सभी मामलों पर अपना निर्णय दे सकते हैं। दूसरा, अनिवार्य क्षेत्राधिकार। राज्य स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है। ये है संधि की व्याख्या करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामले, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप और परिणाम। प्रोफेसर ओपेनहीम ने न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वैकल्पिक आवश्यक क्षेत्राधिकार कहा है। तीसरा, परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार, यानी जहाँ परामर्श दें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा परामर्श देने का कार्य भी संपन्न किया जाता है। महासभा अथवा सुरक्षा परिषद किसी भी कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श मांग सकती है, यानी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून है समझ में नहीं आ रहा है, उनको डिफाइन करना है तो वे मांग सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग और विशेष अभिकरण भी उनके अधिकार क्षेत्र में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। परामर्श के लिए न्यायालय के सम्मुख लिखित रूप में प्रार्थना दी जाती है। इस प्रार्थना पत्र में संबंधित प्रश्न का विवरण और वे सारे दस्तावेज होते हैं जो प्रश्न पर प्रकाश डाल सकते हैं। न्यायालय ने 1946 से आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी सहयोगी संस्थाओं को 24 बार परामर्श मत दिया है। न्यायालय का परामर्श केवल परामर्श होता है जिसे मानने के लिए भी किसी भी संस्था को बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी परामर्शात्मक जो कार्य है वो बाध्य नहीं है किसी भी अंग पर। ठीक है, अब ये इसका ज्यूरिस्डिक्शन था जिसमें ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य और परामर्शात्मक आता है। ऐच्छिक कोई भी राज्य वहाँ पर ले जा सकता है और कोई राज्य खुद घोषणा करके ये मान सकता है कि ये न्यायालय के जो निर्णय हैं ये मेरे पे लागू होंगे, जैसे संधि की व्याख्या, फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित कोई सभी मामले वो ले जाना चाहे तो, या फिर किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व कर जिसके सिद्ध होने पर अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एग्जीक्यूशन, यानी न्यायिक निर्णय की क्रियान्विति कैसे होती है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए संघ के चार्टर की धारा 94 में व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार संघ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी मामले में विवादी होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को मानेगा। यदि एक पक्ष न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद का आश्रय ले सकता है। न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई तय करते समय सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। यानी सुरक्षा परिषद के भी कितने सदस्य होने चाहिए? 9 सदस्य होने चाहिए। जब एक पक्ष नहीं मान रहा है तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद जा सकता है। ठीक है, इसमें से 5 स्थायी सदस्य होने चाहिए, 9 में से जो 5 परमानेंट हैं वो होने चाहिए, फिर बचे 4 नॉन परमानेंट। सुरक्षा परिषद जैसा आवश्यक समझे वैसी कार्रवाई करेगी। व्यवहार में देखा गया है कि न्यायालय के निर्णयों का राज्य आदर करते हैं। स्टोन ने भी कहा है कि दोषी राज्य अपनी पोल खुलने से बचने के लिए विवाद में सहमतिपूर्ण निपटारे के लिए तैयार हो जाते हैं। न्यायालय के मत का नैतिक बल भी बहुत अधिक होता है और यदि कोई राज्य निर्णय की अवहेलना करता है तो उसे भी विश्व जनमत के सामने झुकना पड़ता है। कोई 2 राज्य हैं लेके गए हैं, उनमें से एक राज्य दोषी साबित हो रहा है तो जनरली वो आपस में दोनों राज्य सहमति करके उस विवाद का निपटारा कर लेते हैं, वरना फिर वो होता है ना कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उस राज्य की बदनामी होगी कि भाई दोषी तो आप साबित हुए हो। तो नैतिक एक फोर्स होता है एक उसके पीछे, निर्णय के पीछे, तो जनरली राज्य हैं वो आपस में विवाद का निपटारा कर लेते हैं। हम देखते हैं न्यायालय द्वारा कानून का प्रयोग। चार्टर के नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वादों का निर्णय करने में अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग करता है। जो वाद निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश किए जाते हैं उन वादों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। सामान्य अथवा विशिष्ट पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ या समझौते जिनको वादग्रस्त पक्ष स्वीकार करते हों।
जनरली कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून का विवाद अगर जा रहा है दो राज्यों के मध्य, जैसे दो राज्य हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या फिर विधि का उनका विवाद हो गया है, तो फिर वो जाके न्यायालय में चले जाते हैं। फिर न्यायालय वो चीज़ देखने के लिए क्या किन किन चीज़ों का सहारा लेता है वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे पूर्व में कोई संधियाँ हुई हैं, जैसे कुछ राष्ट्रों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ बना दी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंट्री है, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर जैसे इंडिया है, तो कितना समुद्र का एरिया उस कंट्री का माना जाएगा, कहाँ तक उस कंट्री के जो फिशरमैन हैं वो उस समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इंडिया है, यहाँ श्रीलंका है, तो इनके बीच में वाटर लाइन है, तो फिर ऐसे बिना अंतर्राष्ट्रीय कानून के कैसे पता चलेगा कि श्रीलंका के लोग कहाँ तक मछली पकड़ सकते हैं और इंडिया के कहाँ तक पकड़ सकते हैं। तो क्या होता है, एक मैरीटाइम बाउंड्री यानी समुद्र में भी एक बाउंड्री बना दी जाती है कि इंडिया के लोग यहाँ तक आ सकते हैं और श्रीलंका के यहाँ तक। तो मैरीटाइम बाउंड्री क्या है, ये कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं, तो इसी का सहारा है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लेता है। वे अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं और रीति रिवाज जिन्हें सामान्यतः प्रयोग में माना जाता है, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं चली आ रही हैं तो उनका सहारा ले सकता है। सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनों के सामान्य सिद्धांत, भिन्न भिन्न राष्ट्रों के विधिवेताओं और न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय। अलग अलग राष्ट्र के जो विधिवेता हैं वो बता रहे हैं अगर कुछ, और न्यायाधीशों ने कोई निर्णय दिए हैं और निर्णय अच्छे लग रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, तो उनका भी सहारा ले सकता है। तो अपना फैसला सुनाते टाइम न्यायालय है वो इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय विधियाँ कोई हुई हैं पुराने ज़माने में, या समझौते हुए हैं जिनको वादग्रस्त पक्ष हैं वो स्वीकार करते हों, यानी दोनों ही देश उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हों। या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं रीति रिवाज चले आ रहे हों जिन्हें सामान्यतः प्रयोग में लिया जा रहा हो राष्ट्रों के द्वारा, तो उनका यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई राष्ट्रों के द्वारा कानून, जैसे एक राष्ट्र में भी ये कानून चल रहा है, दूसरे में भी ये कानून चल रहा है, तो दोनों में जो कॉमन कानून चल रहे हैं उसका यूज़ कर सकते हैं कि भाई देखो आप दोनों विवाद वाले पक्ष हो, आप दोनों के बीच में विवाद है, आपके भी ये कानून माना जाता है, आपके राष्ट्र में भी ये कानून माना जाता है, तो आप ऐसे इस बात का समझौता कर लो, तो ऐसे भी वो कह सकते हैं। और भिन्न भिन्न राष्ट्रों के विधिवेताओं या फिर न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों का भी वो यूज़ कर सकते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियाँ कैसे डिसाइड होती हैं। अब ये हमने इसका जुरिस्डिक्शन देख लिया, इसका एग्जीक्यूशन देख लिया, अब इसका अंतर्राष्ट्रीय न्याय का मूल्यांकन देख लेते हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, फिर भी जब से इसने जन्म लिया है इसके द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया जा चुका है। छागला के अनुसार यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण न्यायालय है। यद्यपि उसके पास वे शक्तियाँ व अधिकार नहीं हैं जो वास्तव में प्राप्त होने चाहिए थे, फिर भी यह महान उद्देश्यों की एक साकार प्रतिमा है। जैसे अपनी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है, तो वो कोई निर्णय देता है तो वो बाध्यकारी होते हैं, दोनों पार्टीज़ को मानने पड़ते हैं। तो ये अलग अलग कंट्रीज़ के सुप्रीम कोर्ट्स की तरह बिहेव नहीं करता, इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं है। फिर भी मैंने बताया था कि नैतिक एक प्रेशर रहता है, विश्व जनमत का डर रहता है, तो उसके सामने दोषी जो राष्ट्र है जनरली सहमति के लिए तैयार हो जाते हैं। न्यायालय के कार्य संचालन में विभिन्न देशों और गुटों ने बाधा डाली है। राज्यों की अवहेलना और असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के कारण वह अधिक उपयोगी और शक्तिशाली संस्था नहीं बन सका है। अतिवादी प्रभुसत्ता का विचार न्यायालय के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, इसका परित्याग करना ही होगा। इसी प्रकार संविधि की धारा 34 इसमें ये कहा गया है कि न्यायालय के सम्मुख राज्य ही वादी और प्रतिवादी हो सकते हैं को भी बदलना पड़ेगा और व्यक्तियों को न्यायालय में पहुंचने का अधिकार देना होगा। इन्होंने कहा कि भाई आपको इसको और इफ़ेक्टिव बनाना है तो आपको व्यक्तियों को भी अधिकार देना चाहिए कि जैसे कोई राष्ट्रों के व्यक्ति हैं वो भी वहाँ तक जा सके। लेकिन फ़िलहाल इसका ज्यूरिस्डिक्शन लिमिटेड रखा गया है कि भाई राष्ट्र ही जा सकते हैं वहाँ पर। जैसे इंडिया की तरफ से इंडिया की सरकार जाएगी, कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। जैसे इंडिया में किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो वो नहीं जा सकता, वहाँ की कंट्री ही जा सकती हैं। इसमें गुडस्पीड ने लिखा है कि अपनी क्षमता के बावजूद न्यायालय एक ऐसे विश्व समाज में कार्य करता है जो अभी भी इसे महत्वपूर्ण मामले सुपुर्द करने को तैयार नहीं है, अथवा वह भी कार्य देने के लिए तैयार नहीं है जो चार्टर में निर्देशित है। फिर भी ये कार्य कर रहा है। जनरली राष्ट्र क्या होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ICJ में मामले लेकर नहीं जाते, क्योंकि उनको ये रहता है कि भाई अगर हमें दोषपूर्ण साबित कर लिया तो विश्व जनमत के सामने बदनामी होगी। तो जनरली वो राष्ट्र आपस में ही उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 से जनवरी 2018 के अंत तक राज्यों द्वारा इसके समक्ष लाए गए 170 मामलों में निर्णय सुनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 26 सलाहकारी परामर्श देने का अनुरोध किया। यानी विभिन्न संगठनों ने परामर्श कितने मांगे? अराउंड 26 और 170 के अराउंड मामले यहाँ पर गए। पिछले दशक में न्यायालय के समक्ष पेश किए गए न्यायिक मुकदमों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जबकि वर्ष 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष एक समय में इसके डॉकेट में 1 या 2 मामले ही होते थे, लेकिन वर्ष 1990 से 97 के बीच यह संख्या 9 और 13 के बीच रही। उसके बाद से इसके समक्ष आए वाद या केस 20 तक की संख्या पर पहुंच गए। वर्ष 2018 के अंत में 15 लंबित विवाद थे, जिसमें से 2 तो सक्रिय रूप से विचाराधीन थे। यानी 70s के दशक में इसके सामने साल में 1 या 2 मामले जाते थे, फिर वो बढ़ के 9 या 13 हो गए। 2018 की हम बात करें तो 15 लंबित विवाद थे, जिसमें से 2 विचाराधीन थे। ठीक है, तो ये था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।